हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आज हम पंचकर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पंचकर्म जो है मेनली चरक सिद्धि स्थान से बताया गया है। तो आज चरक सिद्धि स्थान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल पे जितने न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और इस चैनल से जुड़ी जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। चरक सिद्धि स्थान जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये क्रैश कोर्स है और इसको हम इजिली जल्दी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं। श्लोक नंबर आप सीधे देखिए, 6 नंबर श्लोक। तो 6 नंबर श्लोक में जो है आपका बताया, त्रेहा वरम सप्त दिनम परम तु स्निग्धे नरे स्वेदितव्य युक्ते नाते परम स्नेहित शांति। ठीक है। तो वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं जो कम से कम 3 दिन का जो क्या कहते हैं संसर्जन कर्म होना चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम जो होता है 7 दिन का। नहीं तो 7 दिन के बाद क्या होता है, सातवीं हो जाता है। तो लिखा ना, सातवीं भवे सप्त दिनात परम तु। तो एक चीज ये याद रखना आप। अगला इंपॉर्टेंट है आपका 7 नंबर। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्नेहन का फल है। स्नेहन हम करवाते हैं ना कोई भी पंचकर्म से पहले। तो स्नेहन कर्म का इस इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यहीं पे बताइए कि स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। तो स्नेह का क्या काम है? हम क्यों पंचकर्म से पहले करवाते हैं? तो स्नेह जो है वात का शमन करता है, देह को मृदु बनाता है। ठीक है। मलों को जो संग मल है, इकट्ठे मल हुए हैं, उनको तोड़ता है ताकि वो इजिली मतलब वमन या विरेचन मार्ग से निकल जाएं। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ये छोड़ सकते हैं, फिर अगला श्लोक में चलते हैं। अच्छा, ये 9 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। श्लेष्मो उत्तर छर्दयतु है दुखम विरिच्यते मंद कपस्तु समक्के सम्यके। ठीक है। अदय कफे अल्पे वमनम विरेचयेद विरेचनम वृद्धे कफी तथोर्ध्वम। तो ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति में कफ बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, उसका बिना कष्ट के वमन हो जाएगा। यानी कि वमन के लिए मतलब आइडियल सिचुएशन क्या होगी? तो वो है श्लेष्मो उत्तर छर्दयतु। ठीक है। अच्छा, विरेचन के लिए बता रहे हैं मंद कफ। तो जिसका मंद कफ होगा तो उसका विरेचन जल्दी और इजीली हो जाएगा। तो आइडियल सिचुएशन क्या हुई? मंद कफ। तो यहां से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें कि मंद कफस्तु विरेचन के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? ऑप्शन में होगा मंद कफ, ठीक है, या फिर क्षीण कफ, अल्प कफ, तीक्ष्ण कफ। तो याद रखें अल्प कफ नहीं आया है। दोनों का मीनिंग बेशक सेम हो, लेकिन अल्प कफ नहीं है। अल्प कफ अलग होता है, यानी कम होना कफ की मात्रा। मंद कफ का मतलब यानी कफ का अमाउंट भी कम होना, ठीक है, मात्रा भी कम होना, साथ में उसका मतलब जो कफ जो होता है मतलब शिथिल पड़ा होना, मंद कफ। ठीक है। तो वो बता रहे हैं। तो मंद कफ अस्तु विरेचन के इंपॉर्टेंट है। याद रखें भस्मक के लिए क्षीण कफ आया था श्लोक में। जब हम गृहिणी रोगा अध्याय पढ़ रहे थे चिकित्सा स्थान में, तब भस्मक के लिए क्षीण कफ आया था। तो भस्मक के लिए क्षीण कफ है, विरेचन के लिए मंद कफ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है। तो इतना याद रखना है, फिर अगले इंपॉर्टेंट पे चलते हैं क्वेश्चन। फिर आपको ये याद रखना है सिंपल, 11वां नंबर श्लोक कि क्या सीक्वेंस होता है। तो पेया बिलेकिम अकृत अकृत। ठीक है। अकृत हो गया जिसमें कोई भी मसाला नहीं मिलाया गया। कृत यानी कृतान्न, यानी कि जिसमें मसाला वगैरह कुछ नमक कुछ भी मिलाया गया है। ठीक है। तो अकृत यूज, कृत यूज। ठीक है। तो ये प्रधान मध्य और अवर शुद्धि के लिए बताया गया है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बस नजर में डाल लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट आपका 13 और 14 श्लोक है। जगन्यम मध्य प्रवरे तू वेगान इष्टावमने षडष्टो। ठीक है। दसेव च त्रिविध गुना विरेक प्रशस्त द्विश चतुर्गुण। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं? ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अल्प वेग है, यानी वमन का हमने डिसाइड कर लिया अल्प वेग, मध्य वेग और उत्तम वेग। ठीक है। तो अल्प वेग में क्या बता रहे हैं? 4 वेग आते हैं। ठीक है। तो जिसके 4 वेग आ रहे हैं तो उसको मानेंगे अल्प वेग है। ठीक है। फिर 6 वेग आ रहे हैं वमन में, तो वो हो गया मध्यम वेग। और 8 वेग आ रहे हैं तो आपका हो गया क्या कहते हैं, उत्तम वेग। वैसे ही बता रहे हैं कि इसमें निकलने वाले वमनार्थ द्रव्य की मात्रा कितनी होगी। ठीक है। तो प्रस्थ में बता रहे हैं। तो 1 प्रस्थ अल्प की है, 1.5 प्रस्थ आपकी किसकी है? मध्यम वाले की, और 2 प्रस्थ होगी आपकी द्विचतुर्णा। ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्रवर शुद्धि वाले की। ठीक है। तो पित्तांत वमन होता है, ये याद रखें, पित्तांतम इष्टम वमन। तो लिखा है पित्तांत वमन। तो श्रेष्ठ कौन सा होता है? पित्तांत वमन। ठीक है। और विरेचन कौन सा श्रेष्ठ होता है? कफांत।
ठीक है, कफांत विरेचन श्रेष्ठ होता है। तो इसको आप याद रखें। फिर 15 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि क्रम से क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो केपीवी से याद रखें, मैंने पहले भी बताया था केपीवी। पहले कफ निकलता है, फिर पित्त, फिर वात निकलता है। तो क्रमात कफ पित्त अनिल। तो ये वमन के बारे में बता रहे हैं। और वमन के सम्यक वमन के लक्षण क्या है? हृदय पार्श्व में मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धो, लघुता आ जाए, ठीक है, और शुद्धि हो जाए, तो उसको कहते हैं आपका सम्यक वमन। कह रहे हैं असम्यक वमन किसको कहते हैं? तो दुष्छर्दिते स्फोट कोट कंडू हृत विशुद्धि गुरु गात्रता। तो याद रखें, स्किन डिजीजेस के लिए मैक्सिमम जो वमन करवाते हैं कफस डिसीज के लिए, ठीक है, तो वो बढ़ जाएंगी। स्फोट कोट कंडू हृत विशुद्धि गुरु गात्रता, ये हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखें, लक्षण इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 17 नंबर श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अति वमन के क्या हानि होते हैं? तो अति वमन के लक्षण है तृण मोहमूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादि हानि। तो निद्रा की हानि होगी, याद रखें, निद्रा हानि बलादि हानि। ठीक है, फिर 17 नंबर श्लोक में बता रहे हैं स्रोतो इंद्रिय संसुद्ध प्रसादो लघुत्तम ऊर्जे बिट बिट कफा। तो ये किसके लिए? विरेचन के लिए बता रहे हैं। सम्यक विरेचन का क्रम क्या होगा, कैसे कैसे दोष लिख लेंगे? तो मैंने बताया था MP KB फॉर्मूला है, MP KB। मल, फिर पित्त लिख लेगा, फिर कफ, फिर वात। ठीक है, तो MP KB आपको याद हो जाएगा। सम्यक विरेचन का क्रम है, का क्रम पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट है 18 नंबर श्लोक में लास्ट लाइन में लिखा है तंद्रा छर्दिर अरोचक वातानुलोम्यम ना चाहे दुर्वृत्ते। ठीक है, तो दुर्विरेचन, दुर्विरेचन में इंपॉर्टेंट है त्रिदोष प्रकोप होता है। ठीक है, तो त्रिदोष यानी लिखा है ना श्लेष्म पित्तनेल, त्रिदोष प्रकोप होता है। प्लस साथ में क्या होता है? प्रतिशय तंद्रा छर्दी अरोचक, ये चार बीमारियों के नाम स्टार्ट याद रखना, प्रतिशय तंद्रा छर्दी अरोचक। फिर 19 नंबर श्लोक में क्या बताया? कफास्त्र पित्त क्षयदा नील सुप्त अंगमर्द निद्रा बला। तो ये सेकंड लाइन याद याद रखना, अति विरेचन से क्या हानि होती है? तो निद्रा बला भावे तमह प्रवेशा से अनुमाद हिक्का। ठीक है, तो निद्रा अभाव। ठीक है, तो निद्रा बलाद अभाव, और निद्रा अभाव किस में था? निद्रा हानि किस में था? वमन अति योग में। जबकि निद्रा अभाव अगर आए तो आंसर आएगा विरेचन अति योग। ठीक है, तो निद्रा बला भाव तमह प्रवेशा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तमह प्रवेशा इज द लक्षण हो, तो अति विरेचन। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको लूज मोशन हुए होंगे, और लूज मोशन में आपने देखा होगा कि जब ज्यादा लूज मोशन हो जाते हैं तो बेड से भी नहीं उठ पाते, तमह प्रवेशा, अंधकार छा जाता है आंखों के सामने। तो वहां से लक्षण आप दिमाग में डाल लें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है आपका 22 नंबर श्लोक। इसमें लिखा है शीते वसंते च दिवा अनुवासी और रात्रो शरद ग्रीष्म घनांग। सॉरी, कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ, ये वाला श्लोक था 22, शीते वसंते च दिवा अनुवास्यो। ठीक है, रात्रो शरद ग्रीष्म घनाम ग्रीष्म। तो इसमें लिखा है शीत ऋतु यानी हेमंत और शिशिर और बसंत ऋतु में दिन में करवाना है क्या? अनुवासन बस्ती का प्रयोग काल है। ठीक है, और शरद ग्रीष्म वर्षा में रात्रि में करवाना है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखना कि बस्ती तो संख्या होती है। ठीक है, तो एक तथा तीन कफजे विकारे पित्तात्म के पंच तु सप्तमे अपि वापि नव एकादश। तो 25 नंबर श्लोक देखिए, इसमें जो क्या याद रखना है आपको कि जो कफज विकार है उसमें एक या तीन बस्ती करवाएंगे। ठीक है, पित्तज विकार में 5 या 7, और वातज में 9 या 11। तो सबसे ज्यादा तो वातज वातज की चिकित्सा है बस्ती। ठीक है, तो उसमें ही करवाएंगे, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 27 और 28 नंबर श्लोक है, इसको याद रखना। ये निरुबस्ती के गुण बता रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक पूरा लगभग याद ही होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? बस्तिर वय स्थापियता सुखायुर सुखायुर वला अग्नि मेधा स्वर वर्ण कृच सर्वार्थकारी शिशु वृद्धियों नाम निरत्य सर्वगदापहश्च विद श्लेष्म पित्त अनिल मूत्र कर्षि डाढ़र्य व शुक्र बलप्रद विश्वक स्थितम दोष चयम। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वर्ड उठा के श्लोक का और आपके इन ऑप्शन में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किसके गुण हैं, या निरुबस्ती के इनमें से क्या गुण हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करके जाएं कि बस्ती क्या होता है। निरुबस्ती जो होता है
व्यय का स्थापन करता है, यानी आयु को बढ़ाता है, ठीक है, सुख आयु देता है, बल को बढ़ाता है, मेधा स्वर्ण वर्ण को बढ़ाता है, सर्वार्थकारी, सभी बीमारियों को खत्म करता है, शिशु वृद्ध के लिए भी अच्छा है, शिशु और वृद्ध के लिए भी कोई भी निरापद है, ठीक है, कोई भी उसमें उपद्रव नहीं होते, सर्वगदापहश्च, और डाढ़र्य शरीर को बनाता है, दृढ़ लाता है, ठीक है, शुक्र बलप्रद, शुक्र के लिए भी अच्छा है। तो शुक्र बलप्रद को याद रखें, फिर आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बन सकते हैं। 29 नंबर श्लोक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन। ना तेलद आनाथ परम अस्ति किंचित द्रव्य विशेषण समीरणार्थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डैश करके क्वेश्चन आया हुआ है, ना डैश परम अस्ति किंचित द्रव्यम। तो वात के लिए तेल से बढ़कर कोई भी और चीज नहीं है, ठीक है, वात को समीरण को हरने के लिए, ठीक है, वात को हरने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। फिर आपको याद रखना है ये कि ना ब्रहणियान विद्यात बस्तीन विशोदय गदेशु, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कुष्ठ प्रमेह, ठीक है, मेद, इन रोगों में जो क्या है आपको एक्सेसिव बस्ती नहीं देनी है। तो बस्ती के बारे में बताया, ब्रहण बस्ती का निषेध बता रहे हैं इसमें, ठीक है, ब्रहण यानी अनुवासन बस्ती का निषेध किसमें है, कुष्ठ प्रमेह मेद रोग। तो याद रखें, कुष्ठ प्रमेह मेद रोग पूछ सकते हैं, व्रण बस्ती का निषेध, ठीक है। अगला बता रहे हैं, क्षीण छता नाम न विशुद्धिनिया शोषिणाम नो ब्रसल दो नाम मूर्छिता न विशोषिता नो दोषे निबंधाय, ठीक है। तो वो बता रहे हैं निरु बस्ती का निषेध। तो निरु बस्ती में बता रहे हैं छीन छत, छत छीण के रोगी हों, उरय छत के हों, शोष के रोगी हों, मूर्छित रोगी हों, ठीक है, उनको जो है निरु बस्ती का निषेध है। तो निरु आपको पता ही है भाई, क्वाथ वाली बस्ती, अनुवासन यानी जो तेल वाली एनीमा होता है, तो उसको याद रखें। ये देखिए 39 नंबर श्लोक में लास्ट में लिखा है, तस्मात् चिकित्सा सर्वमिति ब्रुवंती सर्वोच्च चिकित्सा अभी बस्ती, ठीक है, तो अर्ध अर्ध चिकित्सा किसको कहा है, बस्ती को। तो याद रखें, अर्ध चिकित्सा बस्ती को कहा है, संपूर्ण चिकित्सा की अर्ध चिकित्सा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 40 नंबर श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि आपसे कि बस्ती की परिभाषा बताइए। तो आप बस्ती को कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत ही सुंदर परिभाषा है। नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा सकृत दोषचयम विलोड्य स स्नेहम कायम स पुरुष दोषम सम्यक सुखेनेति कृत स बस्ती। यानी कि बस्ती का जो हम इनिमा देते हैं, तो नाभि प्रदेश में घूमकर, कटी प्रदेश में घूमकर, कुक्षी में घूमकर, सकृत दोषचयम विभिन्न सकृत यानी पुरुष को और विभिन्न दोषों को उभाड़ कर, ठीक है, और पुरुष के रास्ते से यानी एनल एनल रूट से आपको सारे दोषों को निकाल देते हैं, उसको बस्ती कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, ठीक है। फिर इनको छोड़ सकते हैं आप। 45 नंबर श्लोक देखिए, हृलास मोह क्लम साध विकर्तिका चा अत्य अनुवास्त से, ठीक है, तो अति अनुवासन, ठीक है, अति अनुवासन का बता रहे हैं कि अति अनुवासन से क्या होगा, अनुवासन के अति योग में क्या बीमारियां होती है। तो हृलास मोह क्लम साध मूर्छा विकर्तिका, विकर्तिका याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 47 और 48 नंबर श्लोक में, इसमें कर्म काल योग बस्ती, ठीक है, तो तीन बस्ती बता रहे हैं स्पेसिफिक, कर्म काल योग बस्ती। तो वो क्या होती है कर्म काल योग बस्ती, तो मैं बता देता हूँ, कर्म बस्ती में 30 बस्तियां आती हैं, 30 बस्तियां, ठीक है। इसकी मैं फोटो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे है वहां से चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं समझा देता हूँ कि कर्म बस्ती क्या होती है, 30 बस्तियां होती हैं उसमें, ठीक है। तो उसका सिक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट अनुवासन होती है, फिर 12 निरु, 12 अनुवासन, फिर लास्ट की 5 अनुवासन होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, तो 1 वार 12 12 इज टू 5, तो याद रखना। काल बस्ती होती है 16 बस्तियां, ठीक है, तो 16 देते हैं। क्रम क्या होता है, पहली अनुवासन, फिर 6 निरु, 6 अनुवासन, और तीन है लास्ट की, तीन अनुवासन होती है। योग बस्ती जिसमें 8 बस्तियां दी जाती हैं क्रम से, कैसे, पहली अनुवासन, फिर 3 निरु, फिर 3 अनुवासन, फिर एक अनुवासन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, कर्म काल योग बस्ती इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। याद रखें, काश्यप ने काल बस्ती में 16 की जगह 15 बताई है, ठीक है।
बाकी अनुवासन बस्ती में जो प्रहर काल होता है, यानी कितने समय में वापस आएगी अनुवासन बस्ती, तो 3 याम आइडियल प्रहर है। ठीक है, 3 याम, जिसको हम 3 याम या 3 प्रहर भी कह सकते हैं, या 9 घंटे। आज के टाइम में बात करें तो 9 घंटे। निरहु बस्ती का जो मुहूर्त है वो एक मुहूर्त है, यानी निरहु बस्ती एक मुहूर्त में वापस आनी चाहिए। ज्यादा रह जाती है तो यानी वो 200 को उत्पन्न करेगी। तो निरहु बस्ती एक मुहूर्त उसका टाइम पीरियड है। तो 48 मिनट एक मुहूर्त को कहते हैं। ठीक है, याद रखें। फिर ये सिरो विरेचन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि विशुद्ध देह से क्रमण से तल स्नेह उत्तमांगम विरेचन। ठीक है, सिरो विरेचन यानी नस्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसमें बता रहे हैं उरे सिरो लाघवम इंद्रिय सिरो तो विशुद्धि है। तो ये सम्यक सिरो विरेचन के लक्षण है, इसको तो पूछेगा नहीं। अगला देख लो, दुर्वृत्त यानी अयोग में क्या होगा, तो गलोपलेप सिरसो गुरुत्वम निष्ठीवनम चाप्यते। तो नॉर्मल सी बात है, जब नस्य जो दोष हैं गले में अटके हुए हैं और नस्य हम हमारा सही नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, गले में जो उपलेप सा लटका रहेगा, ऐसा लगेगा कफ सा चिपका हुआ है। सिरसो गुरुत्वम, सिर भारी सा हो जाएगा। निष्ठीवनम चाप्यते। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। फिर 52 नंबर श्लोक में इंपॉर्टेंट है कि अति योग से क्या होगा। तो लिखा है सिरो अक्षी शंख श्रवणार्थी तो दो अत्यर्थ सिरो तिमिरम च पश्य, तो तिमिर रोग हो जाता है। तो एकमात्र अक्षी रोग तिमिर रोग, इसमें सिरोवरेचन के अति योग से। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। फिर बाकी जो है छोड़ सकते हैं आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सिद्धि स्थान का, वो फिनिश होता है। और अगला चैप्टर देखते हैं, पंचकर्मी सिद्धि। तो चैप्टर का नाम है पंचकर्म सिद्धि अध्याय। ठीक है, तो इसमें आप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो मैं चीज पॉइंट्स बताता हूँ उसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा लगभग। ठीक है, पूरा पढ़ने के लिए तो एआईपीजीटी के लिए है, लेकिन एमओ में इतना नहीं आएगा। तो पहली लाइन देख लें, 4 नंबर श्लोक की, चंड साहसिक वीरों कृतघ्न वगैरह बचे। ठीक है, तो कौन से जो होने चाहिए आपके पर्सन जो ये पंचकर्म करवा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बाकी इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया कि अवम्य रोगी, यानी ऐसे कौन से रोगी हैं जिनको वमन नहीं करवाना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताए हैं इसमें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि विरेचन किस में नहीं करवाना है, अनुवास अस्थापन किस में नहीं करवाना है, अनुवासन किस में नहीं करवाना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बताए हैं इसमें। तो इसमें मैं सीधे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लिखवा देता हूँ। आप लिख लीजिए, नवज्वर। नवज्वर जो है किसमें निषेध है, मतलब नवज्वर में क्या क्या नहीं करवाना है पंचकर्म से। तो लिखिए, अविरेच्य, विरेचन नहीं करवाना है। अन आस्थाप्य, आस्थापन बस्ती नहीं देनी है। अशिरोविरेच्य, नस्य भी नहीं देना, अशिरोविरेच्य। ठीक है, एक चीज लिख लीजिए, नव प्रतिशाय। नव प्रतिशाय अगर होगा तो अशिरोविरेच्य है, आपको शिरोविरेचन नहीं करवाना, शिरोविरेचन निषेध है। ठीक है, बाकी बाकी एक चीज ये लिख लीजिए, नवज्वर में विरेचन देने से वात दोष प्रकोपित हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नवज्वर में विरेचन क्यों नहीं देना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो वात दोष प्रकोपित हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, और लिख लीजिए, नस्य देने, सॉरी, नस्य नहीं, आप लिखिए, नवज्वर पांडु प्रमेह में निरुबस्ती देने से मंदाग्नि हो जाती है। तो नवज्वर पांडु प्रमेह में निरुबस्ती देने से मंदाग्नि हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। बाकी चैप्टर काफी बड़ा है तो इसको ऐसे याद नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत कम आते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये देख ले, 23 नंबर श्लोक इसका देख ले, प्रावरत शरद बसंत रोगन नावनम कुरिया। तो नस्य कब कब देना है, प्रावरत शरद बसंत। जबकि दही का निषेध क्या बताया था मैंने सलक सूत्र स्थान में, ग्रीष्म शरद बसंत में दही नहीं देना है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं ग्रीष्म में पूर्वाह्न, यानी सुबह सुबह देना है। शीत में क्या है, मध्याह्न, दोपहर में देना है। और वर्षा में जब दुर्दिन यानी बारिश नहीं हो रही हो तब देना है। तो ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आपका पूरा चैप्टर लगभग फिनिश होता है, इसमें और कुछ याद करने का